Good afternoon, students. Who all are there in class? सोनू, हर्षित, प्रियांशी, वंशिका, अक्षत, कंचन, लक्ष्यराज, गौरव। ओके। बारिश हो रही तुम्हारे उधर? बारिश हो रही क्या उधर तेज? तुम्हारे उधर बारिश हो रही है? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है। लाइट भी नहीं आ रही है, बारिश भी तेज हो रही है। वो मोटी कहाँ है? मोटे, विश्वांशी। ओके, आज हम करेंगे, हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया, वाटर रिसोर्स, ये 2 चैप्टर ज्योग्राफी में कंप्लीट कर दिए थे। आज हम करेंगे तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 सिविक्स का स्टेट गवर्नमेंट, पेज नंबर 111। पेज नंबर 110, लेसन नंबर 7, द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर फंक्शंस। झील बाहर मत निकलना, बारिश में बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, पड़ जाएगी दम से। समझ गई ना? कनिका, चश्मा लगा ली? चलो, लेसन 7, स्टेट गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर फंक्शंस। According to Constitution, there is a provision of state legislature in each state of India. In Article 168 of the Constitution, it is mentioned that there will be a legislature for each state, which will be constituted by governor and a house or two. Some states will have 2 houses and they will be named as Vidhan Sabha, Legislative Assembly and Vidhan Parishad. In each state, there is a house of elected representatives on the basis of adult franchise by the people. This house of legislative body is called Vidhan Sabha or Legislative Assembly, and in some states which have second house also is called Vidhan Parishad, Legislative Council. The right to decide whether the legislative bodies of the states would be unicameral or bicameral is reserved with the elective representatives of the state and Parliament of India. At present in Indian Union, only 7 states have the provision for bicameral houses: Uttar Pradesh, Jammu Kashmir, Maharashtra, Karnataka, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. And the rest of the states have unicameral system only. The state legislature is made up of the following 3 parts in the above 7 states having bicameral: governor, legislative assembly, lower house, and legislative council, which is called the upper house. तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है वो 3 तरीके से होती है। एक होता है तुम्हारा यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और थर्ड है तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों? हम तो ऐसे ही मजे मजे में कर रहे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हम इसको कहते हैं, वो अपने स्टेट में अपने तरीके से रूल करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, जिस तरीके के एप्लीकेबल होना चाहिए उस तरीके से अपने गवर्नमेंट को फ्रेम कर सकती है। कई कई स्टेट होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर और कई कई होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जहां पर सिर्फ एक ही हाउस है जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस। बाइकैमरल स्टेट्स वो हैं जहां पर दोनों हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेकिन ये गिने चुने स्टेट्स है, 7 स्टेट्स हैं। बाकी जो है जो ऐसे मेंशन किया गया उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बाकी सब स्टेट्स में जो है वो यूनिकैमरल प्रोसेस ही फॉलो होता है। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। The legislative assembly is the first or the popular house of the legislature। तो legislative assembly जो है वो सबसे पहला हाउस कहलाता है लेजिस्लेचर का और सबसे पॉपुलर भी है। The number of members in the constitution, only minimum and maximum number of members of legislative assembly of a state has been fixed. According to article 170 of the constitution, the maximum and minimum number of any legislative assembly will be 500 and 60 रेस्पेक्टिवली। देखो भारत में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स की पॉपुलेशन अलग अलग है। जैसे कि तुम्हारा यूपी सबसे हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। सिक्किम तुम्हारा लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तो जहां की पॉपुलेशन जैसे है उस तरीके से जो है वहां की असेंबली फॉर्मेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जहां पर भी हम लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्मेशन करते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 60 होना चाहिए और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 500 होना चाहिए। ये होता है तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। समझ में आया? अब ये है each state is divided into geographical constituencies for the election in such a way that each member of the legislative assembly represents at least 75,000 people। एक एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एक एक पॉपुलेशन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, उसमें कम से कम जो है 75,000 लोगों को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 75,000 लोगों का ग्रुप पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, यानी 75,000 ग्रुप की एक रीजन से जो है एक मेंबर जो है वो चुनकर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब हम आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। मोटी सुन रही है ना? रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। Scheme of the reservation of seats in the state legislatures has been fixed for SC and ST till January 2020, 95th Amendment of the Constitution 2009। क्योंकि जो असेंबलीज है एक बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये जो असेंबलीज हैं इन असेंबलीज में जो है सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी हर वर्ग का जो है असेंबली के अंदर में समान रूप से जो है पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, अनिवार्य है। इस वजह से कि दलित कास्ट जो है या जो हरिजन ग्रुप है कहीं उनको पार्टिसिपेशन ना मिल पाए, समान अधिकार ना मिल पाए, इस रीजंस की वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो सीट्स है वो उनके लिए रिजर्व्ड रखा गया है। If governor of a state has an opinion that the Anglo-Indian community hasn't got enough representation in state legislature, then he can nominate a member from this community। अगर किसी स्टेट में लगता है कि एंग्लो इंडियन जो बाहर से आए के बसे हुए हमारे कंट्री में, जैसे पारसी लोग हैं या और भी कई कम्युनिटीज, तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज हैं तो वो उनको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है तो गवर्नर के पास है कि वो अपने तरफ से एक बंदे को नॉमिनेट कर सकता है। अब इसमें इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? अपार्ट फ्रॉम द नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली। Adult franchise and unified election process with the method of simple majority is adopted for the elections।
तो हर मेंबर जो होता है इसमें थ्रू इलेक्शंस चुना जाता है। सिर्फ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर जो गवर्नर के थ्रू से रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है सारे डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम और मेजोरिटी के बेसिस पे जो है वो इलेक्ट होकर आते हैं, चुनकर आते हैं। क्वालिफिकेशन मेंबर्स की जो है वो नॉर्मल है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 ईयर से लेस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर वो गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होल्ड करता है तो उसको डिसॉल्व करके आना पड़ेगा, उसमें से रिजाइन करके आना पड़ेगा। 2 पोस्ट एक टाइम में वो होल्ड नहीं कर सकता। शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए कोर्ट से डिक्लेयर्ड, मेंटली नहीं होना चाहिए, फिट होना चाहिए। शुड फुलफिल द रिक्वायर्ड कंडीशंस डिटरमाइंड द लेजिस्लेचर। तो जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है ये कंडीशंस पे वो खरे उतरना चाहिए। अब हम आते हैं टर्मिनेशन ऑफ द मेंबरशिप। Termination of the membership: if a person gets elected for both the houses of the legislature, he has to resign from one house. Similarly, no one can become a member of state legislature and parliament together. अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव दोनों हाउस के लिए चुना जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमएलए और एमपी दोनों में, तो वो किसी एक पोस्ट को होल्ड कर सकता है, दोनों पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। उसको एक पोस्ट से जो है रिजाइन करना पड़ेगा, एक पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक टाइम पे जो है या तो एमएलए या एमपी रह सकता है। सेकंड है तुम्हारा, इफ एनी मेंबर रिमेन्स एब्सेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर 60 days कंटिन्यूअसली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हाउस। दूसरा कंडीशन, मेंबर को उसी कंडीशन में हटाया जा सकता है कि अगर वो 60 दिन तक एब्सेंट रहा बिना किसी के इंफॉर्मेशन दिए। कंटिन्यूअसली अगर 60 डेज तक एब्सेंट होता है बिना किसी को इन्फॉर्म किए, उस कंडीशन में भी जो है उसकी मेंबरशिप जा सकती है। तीसरा है, इफ ही हैज लॉस्ट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द कंसर्न्ड हाउस आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप और लेटर क्रिएट्स एनी स्टिपुलेटेड इनएलिजिबिलिटी। बाद में अगर वो किसी तरीके का उसके ऊपर आरोप लगता है या किसी तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसका हाथ पाया जाता है या किसी तरीके का कोर्ट केस में कन्विक्ट पाया जाता है, तो इन कंडीशंस में भी जो है उसकी मेंबरशिप जा सकती है। सोनू सुन रही है? दिव्या है क्लास में? दिव्या क्लास में है कि बारिश हो रही है तो चद्दर ओढ़ के सो गई है? वंशिका शेखावत, दिव्या आज कंबल ओढ़ के सो गई, रुक उसको बताता हूं मैं। ओके, अब हम आते हैं टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years. It can be dissolved prematurely by the governor, but after the promulgation of emergency, the parliament can extend the tenure of legislature according to the law, which cannot be extended for more than 1 year at a time and would not be retained for more than 6 months after the proclamation of end of emergency. जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 5 साल का होता है। स्पेशल कंडीशंस में गवर्नर चाहे तो उसको 6 महीने से 1 साल बढ़ा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी के ग्राउंड में 5 साल से पहले भी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। कैसे? मान लो कि एक स्टेट के अंडर में कोalition गवर्नमेंट बनी। कोalition गवर्नमेंट बोले तो 2-3 पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाई, 2-3 पार्टीज के एमएलए जुड़कर मेजोरिटी बने और गवर्नमेंट बनाई। मान लो 2 साल या 3 साल के बाद में किसी एक पार्टी का सपोर्ट हट गया और अगर पार्टी मेजोरिटी में नहीं हुई
तो उस केस पे गवर्नमेंट गिर सकता है और लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर 5 years डिसॉल्व हो सकता है। या मान लो किसी इमरजेंसी कंडीशन में अभी वहां पर इलेक्शंस कराने की स्थिति नहीं हो, तो उसमें प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन लेकर गवर्नर जो है वो एक्सटेंशन कर सकता है। तो ये तुम्हारे दो ग्राउंड्स हैं जिस ग्राउंड के अंदर में टाइम से पहले डिसॉल्व हो सकता है और एक्सटेंशन भी हो सकता है। अब आते हैं हम इसमें ऑफिस बियरर्स कौन कौन होते हैं इसमें। देयर आर अभी हमारे राजस्थान में ये स्थिति बन गई थी पायलट और गहलोत के अलग होने से कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं लग रही थी, तो गवर्नमेंट 5 साल पहले डिसॉल्व हो सकती थी। लेकिन अभी वापिस पायलट के आ जाने से ये स्थिति जो है, अभी गहलोत सरकार मजबूत पोजीशन में है, तो अभी ये कंटिन्यू करेगा 5 years। अगर नहीं करती तो यही सिचुएशन इस हमारे स्टेट में भी हो जाती। There are two main office bearers in the state legislative assembly, speaker, deputy speaker। तो मेंबर्स के अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक होता है स्पीकर, एक होता है डेप्यूटी स्पीकर। बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से ही चुने कर आते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। इनके बीच में से एक व्यक्ति चुनकर जो है वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के पोस्ट के लिए आता है। दिस टेन्योर इज सिमिलर टू द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी वो भी 5 साल का होता है, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी 5 साल के लिए होते हैं। Meanwhile, the speaker can submit his resignation to the deputy speaker and deputy speaker submits his resignation to the speaker, vice versa। किन्हीं कारण वजह से अगर वो चाहें तो 5 साल पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। अगर स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देगा और डेप्यूटी स्पीकर एज ए स्पीकर एक्ट करेगा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो अपना जो इस्तीफा या रेजिग्नेशन है वो स्पीकर को देगा। तो इस तरीके से वाइस वर्सा चलता है दोनों में। Both of them can be removed from the concerned post on the basis of proposal accepted with the majority of MLA. The intimation regarding this proposal is essential to given the consent before 14 days. इसके अलावा भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हटाए जा सकते हैं। ये हटाए जा सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा। अगर 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी नहीं चाहती कि पर्टिकुलर कोई पर्सन स्पीकर पे रहे और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस का अगर उसमें कंसेंट हो जाता है तो उसको स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर के पद से जो है वो हटाया जा सकता है। अब हम आते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्पीकर कि स्पीकर के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या पावर होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। ही प्रिसाइड्स ओवर द सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर के जो डिस्कशंस होते हैं वो डिस्कशंस वो वर्किंग कौन कैरी आउट कराता है, स्पीकर। स्पीकर के एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर। Maintaining peace and order in the house is a major responsibility of the speaker and he holds every right to take necessary steps for this। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसिप्लिन मेंटेन रखना, पीस मेंटेन रखना, ये जो सारा काम होता है वो स्पीकर का होता है। कई बार हम देखते हैं असेंबलीज में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को लड़ने तक आज चले जाते हैं, मारने चले जाते हैं। तो इसलिए स्पीकर का जो काम होता है वो हाउस के अंदर में डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना, ये जो काम होता है ये स्पीकर का होता है। Only by his command any member of the house can give a speech in the house। जब तक स्पीकर किसी मेंबर को बोलने के लिए अनुमति ना दे तब तक वो नहीं बोल सकता। जब तक स्पीकर किसी मेंबर को स्पीच डिलीवर करने की अनुमति ना दे तब तक वो अपना स्पीच डिलीवर नहीं कर सकता।
He can order to remove all the non-parliamentary or rude words from the proceeding of the house. अगर उसको लगता है कि कोई तरीका सही नहीं है कहने का, कुछ चीजें सही नहीं है कहने का कोई मैटर पे, तो वो उन चीजों को जो है वो कैंसल कर सकता है, हटा सकता है. He can determine the order of proceedings in the house on the advice of the leader of the house. किस तरीके से proceedings होंगी, किस तरीके से, जिसको हम सत्र कहते हैं, वर्किंग पैटर्न, टाइम टेबल, बुलाया जाएगा, ये सारा चीज जो है वो स्पीकर पे डिपेंड करता है. He does not accept the questions when they are anomalous. अगर उसको लगता है तो किसी क्वेश्चन को पूछ भी सकता है, और अगर उसको लगता है तो किसी एक क्वेश्चन को वो खारिज भी कर सकता है, ये भी पावर है उसके पास. He makes the declaration of results after the voting. वोटिंग के बाद में कौन कौन जीता है, कौन किस सीट से मेजोरिटी लेकर आया है, ये जो रिजल्ट अनाउंसमेंट भी जो है वो करते हैं. In normal circumstances, he does not participate in the voting in house, but if there is a situation of equal votes in pros and cons on an issue, he uses the casting vote. नॉर्मल कंडीशन में वोटिंग प्रोसेस में वो भाग नहीं लेता, लेकिन अगर मान लो किसी सिचुएशन में वोटिंग टाई अप पे हो जाता है, तो उस समय उसके पास में एक अपना सुपर वोट होता है जिससे वो किसी एक मेजोरिटी को जिता सकता है. Ninth, when a bill is money bill or not is decided by the speaker only. कोई भी बिल है, वो मनी बिल है कि नॉर्मल बिल है, ये डिसाइड करना स्पीकर का काम होता है. He gives decision on the petitions of defection. किसी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करनी हो तो उसका डिसीजन भी जो है वो स्पीकर ही लेता है. In the absence of speaker, the deputy speaker carries out all functions. जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब स्पीकर नहीं होता तो उसके सारे काम जो है वो डेप्यूटी स्पीकर करते हैं. नहीं होने का मतलब होता है जैसे कभी बीमार पड़ गया स्पीकर, या कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो उस कंडीशंस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो कैरी आउट करेंगे उनका वर्क को. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. The Legislative Assembly keeps the right of making recommendations to Parliament for the creation and termination of Legislative Council. According to Article 169, if the Legislative Assembly by the majority of its total member with two-thirds majority of its present and participating member passes the motion of this intent, then the Parliament will make the legislation for creation or termination of Legislative Council in that state. लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्किंग के लिए भी, और जरूरत नहीं पड़े तो उसके टर्मिनेशन के लिए भी. वही प्रोसेस है कि अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चाहती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्क को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्किंग को टर्मिनेट किया जा सकता है. नंबर ऑफ मेंबर्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स की क्या है? द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड और अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेकेंड या अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर भी कहा जाता है. देयर इज ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द नंबर ऑफ एमएलसी वुड नॉट एक्सीड द 1/3 नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. यानी मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो 1/3 नंबर ऑफ एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एट सेम टाइम इट इज ऑल्सो सेड दैट इट्स मेंबरशिप शुड नॉट रिमेन लेस देन 40. जम्मू एंड कश्मीर हैज केप्ट एन एक्सेप्शन इन दिस केस. तो इसकी मेंबरशिप भी 40 मेंबर से जो कम नहीं होने चाहिए. जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए. मोटी तो फिर शुरू हो गई, क्या चल रही है? ये लड़की अटेंटिवली क्लास नहीं ले सकती, मतलब इसका मुंह चलते रहना चाहिए गाय भैंसों के लिए, चकर 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 चकर. दिख रहा है मेरे को?
इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स। अब इसका इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स का क्या प्रोसेस है? 5/6 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड, यानी चुने जाते हैं। रिमेनिंग 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, नॉमिनेट किया जाता है। These members of council are elected indirectly and their elections are held according to single transferable vote system of proportional representative method. Following electoral college elect the members of legislative council. Legislative council का जो members चुनते हैं वो electoral college चुनते हैं। कुछ डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर एमपी है, डायरेक्टली नॉमिनेट हुए हैं। कुछ लोग जो जैसे वो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, रिमार्केबल काम किए हैं, तो कुछ अलग अलग फील्ड के जो लोग बहुत रिमार्केबल काम करते हैं उनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया जाता है। उसी तरीके से रेखा जो है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सेलिब्रिटी है, उन्होंने उत्कृष्ट काम किया बॉलीवुड में काफी सालों तक, तो उनको भी नॉमिनेट किया गया है। एक सीनियर एक्ट्रेस है। अब आते हैं इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ लोकल बॉडीज। द नियरेस्ट एज गुड एज पॉसिबल 1/3 ऑफ ऑल मेंबर्स इज इलेक्टेड बाय द म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड सच अदर लोकल बॉडीज डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ। ये जो तुम कह रहे इलेक्टोरल बॉडीज क्या होती है, जो मैंने कहा चुना जाता है, ये होते हैं ये मेंबर्स इलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स जो है ये लोग मिलकर चुनते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 nearest as good as possible members are elected by the members of legislative assembly from among the individuals who are not the members of legislative assembly। तो कुछ मेंबर्स उन लोगों में से चुने जाते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं था, वो एक स्पोर्ट्समैन था। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स। This is the electoral college of those persons who live in the state concerned and pass the graduate level exam and has also spent more than 3 years after passing it. The electoral college elects the nearest as good as possible 1/12 part of the total members. तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट्स वो मेंबर है जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है, लेवल का एग्जाम दिया है और दे के 3 साल हो चुके हैं, उनमें से भी कुछ मेंबर्स को चुना जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ टीचर्स, इसमें टीचर से भी नॉमिनेट होते हैं। इन इट देयर आर टीचर्स हु हैव बीन टीचिंग इन ए सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी समझते हो 10th लेवल, और इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द स्टेट फॉर 3 years, 3 साल से ज्यादा हो चुका है। दिस इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स नियरेस्ट 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मेंबर। तो एक 1/12 पार्ट ऑफ द मेंबर से इनमें से भी चुने जाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ इस बार इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, बहुत पढ़ा लिया है क्या, मैं भी बन जाता हूँ नेता। कुछ सोशल वर्क करते हैं, कुछ बहुत पढ़ा लिया, तो टीचर से सोच रहा हूँ मैं भी चले जाऊं, ठीक रहेगा क्या निहारिका? ये बढ़िया है, सही है। हार्दिका विश्वांशी यही चाहती है। विश्वांशी खाना खा ली? ये सबसे अच्छी लड़की है, वंशिका पालीवाल, मोटी। ये मेरे को बहुत लाइक करती है, देखो ये नहीं चाहती कि मैं इसको छोड़कर जाऊं, इसलिए सिर्फ वंशिका कह रही है नो सर, बाकी सब कह रहे हैं हाँ सर जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इसलिए मैं मोटी को इतना लाइक करता हूँ, ये मोटी चाह रही है कि नहीं, सही कह रहा हूं ना? अच्छा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नाउ
मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर भी कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं. About 5/6 of the total number of members mentioned above are elected and remaining 1/6 of the total members are nominated by the governor from among those people who possess special interest in the field of literature, science, art, social service. तो मैंने कहा था ना कि 5/6 मेंबर्स तो जो है वो इलेक्ट होते हैं और 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं. ऐसे लोग जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, जैसे लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट्स में, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में, एक्सेट्रा जो दिया हो स्पोर्ट्स कैटेगरी. तो इस तरीके से ये लोग जो है डायरेक्टली गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं. जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ, रेखा हुआ, और एक राइटर भी हुई थी मेरे ख्याल से, उसका नाम था शोभा दे, आई थिंक सो. Qualification for the members. Qualification for the membership of legislative council are same as of the legislative assembly. जो qualification criteria है वो legislative assembly और legislative council का जो है वो almost same है. The only difference is age limit. Legislative assembly में 25 years above होना चाहिए, legislative council में 30 years above होना चाहिए. बाकी सारे सेम ही है. इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड. ऑल अदर 3 इलेक्टोरल कॉलेजेस एक्सेप्ट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर सेट अप बाय द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जो है उनका सिलेक्शन होता है. बस आज के लास्ट 2 टॉपिक, टेन्योर और ऑफिस बेयरर्स कौन कौन है देख लेते हैं. टेन्योर जो है टाइम पीरियड. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ए परमानेंट हाउस इन द व्यू. जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो एक परमानेंट हाउस है. इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द गवर्नर ऑल्सो. इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. और यहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है 6 साल के लिए. इट्स मेंबर वेकेट देयर सीट्स आफ्टर एवरी 2 years. अगले हर 2 साल से इसमें जो वैकेंसीज होती हैं, जो सीट्स खाली होते रहती हैं, वो सीट जो है हर 2 साल से भरा जाता है. इसमें मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं. ऑफिस बेयरर्स कौन कौन से होते हैं. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इटसेल्फ इलेक्ट्स द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ही खुद अपने बीच में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनते हैं. उसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर चुना जाता है असेंबली में. काउंसिल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाता है उनके मेंबर में से. द काउंसिल ऑल्सो होल्ड्स द पावर टू रिमूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट. और काउंसिल के पास पावर भी है कि उनको उनके रेस्पेक्टिव पोस्ट से हटाया जा सकता है. प्रोसेस वही सेम है कि 2/3 मेजोरिटी जो है उसके अगेंस्ट वोट करेगी. तो आज के लिए यहीं तक. जो जो चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपरेशंस कर रहे हो. ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हो गए. एडवाइजर ले आए हो तुम लोग, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हो. गुड, प्रैक्टिस करते रहना. एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स जो है तैयार करके रखना पूरा सारे. बाद में मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दूंगा, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस ही दूंगा. तो एडवाइजर से प्रैक्टिस. तुम लोग अभी 10th देना है तो हर चीज रेडीमेड, मैं तुमको नहीं बताऊंगा. प्रैक्टिस शुरू करते जाओ और एक एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट हो रहा है उसको करते जाओ. कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, तुम तो क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लो. अब इतना टाइम नहीं है कि तुम उसमें लिखो और फिर लर्न करो. तो एडवाइजर से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते जाओ. ठीक है. That's it for today. Thank you and have a nice day.